हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पे हम बीकॉम को तैयार कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हम एमकॉम को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी मॉक टेस्ट पार्ट 2। हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट अभी तक देखे नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी मॉक टेस्ट पार्ट। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर साहिल रॉय है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। कुल मिला के 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है साहिल रॉय ब्लॉग्स। अगर हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, हमारे मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूकस पैसिलियो वॉज एन इनहैबिटेंट ऑफ। सवाल ये पूछा गया है कि जो फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम थे उनका नाम था लूकस पैसिलियो। वो कहां के रहने वाले थे? पहला ऑप्शन इटली, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन ब्रिटेन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बताता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूकस पैसिलियो वॉज एन इनहैबिटेंट ऑफ इटली। इटालियन थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम भी डिफाइन करते हैं, कारण बताइए। पहला ऑप्शन, the function of accounting is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities. दूसरा ऑप्शन, every system is information system. तीसरा ऑप्शन, anyone can get required information from accounting. और चौथा ऑप्शन, none of the above. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग is also defined as an information system because the function of accounting is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities. Option A is the correct answer for the given question. दोस्तों, इसको समझते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा था कि अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों डिफाइन किया जाता है, तो इसका जवाब ये था कि जो फंक्शन है अकाउंटिंग का, ठीक है, वो किसी भी इकोनॉमिक एंटिटी की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली फाइनेंशियल नेचर की है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अकाउंटिंग को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो किसी भी इकोनॉमिक एंटिटी, किसी भी बिजनेस का, ठीक है, इकोनॉमिक एंटिटी का जो भी फाइनेंशियल नेचर का क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर का है वो प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हमसे पूछे गए हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, दूसरा टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स, तीसरा डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चौथा ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के, वो रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जो भी बिजनेस के रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना भी होता है, ठीक है। टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स, वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स में गवर्नमेंट आता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स आते हैं, ये सारे के सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपकी अकाउंटिंग प्रोवाइड कराती है। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी बताता है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तीनों तो सही हैं। तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, वेजेस पेड बाय द कंपनी इज एन और अ। जो वेजेस पे करती है कंपनी वो क्या है? पहला ऑप्शन ट्रांजैक्शन, दूसरा ऑप्शन इवेंट, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन। वेजेस पेड बाय द कंपनी इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक तरफ से आपको गुड्स या सर्विसेज मिलती है,
ठीक है, और दूसरे तरफ आप उसके बदले में पे करते हो, सैलरी या वेजेस आप पे करते हो, ठीक है, आप कुछ भी पे कर रहे हो, ठीक है, कैश में आप पेमेंट करते हो, आपको एक तरफ से गुड्स सर्विसेज मिल रही है, दूसरी तरफ से कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन। तो वेजेस पेड बाय द कंपनी क्या है, इट्स अ ट्रांजेक्शन। क्यों, क्योंकि वेजेस जो है वो कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, पैसे में आप पेमेंट कर रहे हो, और बदले में आपको क्या मिल रहा था, सर्विसेज मिल रही थी। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप समझिएगा कि वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस क्या होता है, बहुत गलत जानकारी है लोगों को। ठीक है, एक लाइन में मैं क्लियर करूंगा। देखिए, वेजेस हम उनको देते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, और सैलरीज हम उनको देते हैं जो मेंटल वर्क करते हैं। जैसे टीचर है, टीचर को क्या मिलेगा, सैलरी या वेज। टीचर को ना मिलेगी सैलरी, टीचर को ना मिलेगा वेज। टीचर एक प्रोफेशनल इंसान है, उसको मिलेगी उसकी फीस। डॉक्टर को मिलेगी फीस, क्योंकि वो प्रोफेशन में आ जाता है। जहां जॉब की बात होती है वहां पे सैलरीज और वेजेस आते हैं, जहां प्रोफेशन की बात आती है वहां फीस हो जाता है, और जहां बिजनेस की बात आती है वहां पे प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो wages are paid by the company is a transaction. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्राइस राइज आर हैंडल्ड बाय। ठीक है, जब कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है, जब प्राइस राइज करना शुरू कर देता है, तो ये जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, इसको कौन हैंडल करता है। पहला ऑप्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और चौथा ऑप्शन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि पहले जो मैगी होती थी वो 100 ग्राम मिलती थी 10 रुपए की, अब मिलती है 70 ग्राम 12 रुपए की। महंगाई बढ़ गई। अगर अभी 100 ही ग्राम दे रहे होते तो हो सकता है कि मैगी आपको 16 से 18 रुपए की मिलती एक पैकेट, और लोगों को थोड़ा और लगता। तो इन्होंने वेट कम कर दिया और थोड़ी प्राइस बढ़ा दी। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन ये लोग निकालते हैं जब महंगाई बढ़ती है, कि थोड़ा सा वेट कम कर दो, थोड़ा सा पैसा बढ़ा दो। ठीक है, पैकेट का साइज लगभग लगभग सेम रहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्राइस राइज आर हैंडल्ड बाय इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा, बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन अरेंजिंग ऑफ बुक्स इन अलमीरा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कीपिंग बुक्स, तीसरा ऑप्शन कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, एक ऐसी किताब होती है, ठीक है, नॉर्मली रेड कलर की बुक होती है, आपने देखी होगी, जो बिजनेसमैन अपने साथ रखते हैं। पतली सी लंबी सी किताब होती है, ठीक है, पतली होती है और लेकिन साइज में बहुत लंबी होती है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सुबह 9 बजे किससे सामान लिया, किसको पेमेंट किया, सुबह 9:05 पे किसको सामान दिया, किसको पेमेंट किया, सुबह 10 बजे, ठीक है, फिर 11 बजे, फिर 11:15 बजे, ठीक है, फिर 1 बजे। तो ये क्रोनोलॉजिकल और एक सिस्टम द्वारा फॉलो किया जाता है। तो सिस्टम हम ना बोलेंगे, उससे अच्छा हम बोलेंगे कि इट्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ये हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें एंट्रीज करते हैं। तो ये क्या है कि बुक कीपिंग मींस कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक्स। तो इस किताब में सारे के सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, आपने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नेचर का क्या क्या काम किया सब आप लिखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा, हु प्रोपाउंडेड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के प्रोपाउंडर कौन है। ठीक है, पहला है लूकस पैसिलियो, दूसरा है हेनरी फोर्ड, तीसरा है एडम स्मिथ, चौथा है हेनरी फेयोल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर ये इलाहाबादी कोई होता तो क्या 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 ऑप्शन होते मालूम है। हु प्रोपाउंडेड डबल एंट्री सिस्टम, हीरा हलवाई, ठीक है, ऑप्शन बी नेतराम की कचौड़ी वाला, ठीक, तीसरा क्या होता कल्लू कचौरी, ठीक है, और चौथा क्या होता, जो भी होता, ठीक है, सैनिक स्वीट्स। अगर इलाहाबादी होते तो इसी हिसाब से नाम होता, अभी इलाहाबादी है नहीं। तो हु प्रोपाउंडेड डबल एंट्री सिस्टम, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लूकस पैसिलियो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, यही थे, जो थे यही थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है हमारा,
विच बुक इज रिटन बाय लूकास पेसिलियो? इनमें से कौन सी किताब लूकास पेसिलियो ने लिखी थी? पहला ऑप्शन इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा ऑप्शन डी क्यूमेट्री और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द बुक विच इज रिटन बाय लूकास पेसिलियो वाज ऑप्शन सी डी क्यूमेट्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा हु प्रोपाउंडेड बुक कीपिंग? ठीक है, पहला ऑप्शन बीजी बिक्री, दूसरा ऑप्शन लूकास पैसिलियो, तीसरा ऑप्शन ओल्ड केसाल, चौथा ऑप्शन मेनहार। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लूकास पैसिलियो। लूकास पैसिलियो प्रोपाउंडेड बुक कीपिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा ऑप्शन है हमारा ascertainment ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि डी में बोला गया है बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब बुक कीपिंग का पहला ऑब्जेक्टिव ये देखिए आप, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल सही बात है, बुक कीपिंग, हमने बुक कीपिंग कर क्यों रहे हैं? हम वो एक लंबी सी किताब रख क्यों रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शंस की हम करेंगे। और दूसरा एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, इसी की मदद से तो हम जर्नल एंट्रीज और बाकी की सारी एंट्रीज करेंगे, इसी की मदद से तो हमको ये पता चलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव तो यही हुआ ना कि ascertainment of financial effect on the business. Option D, both A and B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारा विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स। अकाउंट का विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन प्रेजेंटिंग अकाउंट्स इन ब्यूटीफुल मैनर, दूसरा ऑप्शन है हमारा शोइंग मोर लॉसेस टू अवॉइड इनकम टैक्स, तीसरा ऑप्शन है शोइंग मोर प्रॉफिट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अगर आपको मालूम है आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट मींस शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अ क्रेडिटर वुड बी इंटरेस्टेड टू गैदर व्हाइल रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज? इनमें से किस तरीके का इंफॉर्मेशन एक क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब जो उधार देता है, ठीक है, वो जानने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, जब वो किसी भी एक एंटरप्राइज का एनुअल रिकॉर्ड पढ़ रहा होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन, क्या कोई क्रेडिटर प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहेगा, लिक्विडिटी जानना चाहेगा, कंटिन्यूटी जानना चाहेगा या सॉल्वेंसी जानना चाहेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब आप समझते हैं? सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी से उधार लिया तो क्या मैं उसे वापस रीपे कर सकता हूं। अगर मैंने किसी क्रेडिटर से कोई पैसा लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से पैसा लिया, तो मेरा दोस्त क्रेडिटर, मैं हो गया डेटर। ठीक है, तो सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंसी का मतलब यह हुआ कि जो आपने उधार लिया वो आप पे करने के काबिल हैं कि नहीं। अगर आप पे कर सकते हैं आप सॉल्वेंट है, अगर आप पे नहीं कर सकते आप इनसॉल्वेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है वो ओनर्स भी देखते हैं, वो क्रेडिटर्स भी देखते हैं, वो इन्वेस्टर्स भी देखते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी देखती है, भैया कर का रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत होता है, तो यहां गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है हमारा द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज। जो जानकारी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम द्वारा प्राप्त होती है वो क्या है? पहला ऑप्शन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सफिशिएंट फॉर स्मूथ ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तीसरा है नॉट सफिशिएंट फॉर स्मूथ ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो नॉट सफिशिएंट आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज
सिग्निफिकेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन बी क्यों नहीं है? क्योंकि सफिशिएंट फॉर स्मूथ, जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग सिस्टम दे रहा है उसके साथ साथ भी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ता है जिससे हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली, ऑर्डरली और एफिशिएंटली कंडक्ट हो सके। सिर्फ आपको फाइनेंशियल, अभी रेशियो एनालिसिस हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस इज समथिंग डिफरेंट, और जिसके बेसिस के ऊपर आपको एनालाइज करना होता है। ठीक है, एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपको आंसर मिलता है कि भैया क्या सही है क्या गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, ना कि ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा, डैश कॉन्स्टिट्यूट एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से क्या चीज अकाउंटिंग का बेस है? पहला ऑप्शन बुक कीपिंग, दूसरा ऑप्शन ट्रांजेक्शन, तीसरा ऑप्शन अकाउंटिंग, चौथा ऑप्शन इवेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेस फॉर अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग तो होगा नहीं, अकाउंटिंग कॉन्स्टिट्यूट अ बेस फॉर अकाउंटिंग हो नहीं सकता। इवेंट, ट्रांजेक्शन, इवेंट में फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, जो नॉन फाइनेंशियल होता है उसे हम इंक्लूड नहीं करते, तो इवेंट भी गलत हो गया। ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन और बुक कीपिंग। देखिए ट्रांजेक्शन कहां किया जाता है? बुक कीपिंग में, तो स्टार्टिंग तो बुक कीपिंग से ही होती है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट बुक्स? अकाउंट बुक्स में रिकॉर्डिंग करने का मेथड क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन ऑडिटिंग, दूसरा ऑप्शन बुक कीपिंग, तीसरा ऑप्शन अकाउंटिंग, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स बुक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारा, in which system of bookkeeping the dual aspect of every transaction is recorded in the appropriate ledger accounts? बुक कीपिंग के किस सिस्टम में जो डुअल एस्पेक्ट है हर ट्रांजेक्शन का, उसे हम सही हिसाब से लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? पहला ऑप्शन सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा ऑप्शन डबल एंट्री सिस्टम, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग, the dual aspect of every transaction is recorded in appropriate ledger account. Option B, double entry system is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हमारा, what sort of transaction is recorded in accounting? इनमें से किस तरीके का ट्रांजेक्शन हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं? पहला ऑप्शन है क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन सब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन मनी मेजरमेंट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिस भी इवेंट को हम मनी के टर्म में मेजर कर सके, उन सबको ट्रांजैक्शन कहते हैं, और वो सारे की सारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही एफिशिएंट हमारा मैनेजर था, उसके रहने से हमें करोड़ों करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई या छोड़ के चला गया। अब दूसरा जो मैनेजर है उतना एफिशिएंट नहीं है, तो उतना हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लेकिन ये एफिशिएंसी को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता तो है कि भैया क्या रीजन है हमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, ये इवेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी है तो हम इसे मेंशन नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ मॉनेटरी चीजों को लेकर के चलेंगे जो मनी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, डैश इज अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ठीक है, डैश इज अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन समझते हैं ना, गुड्स या सर्विसेज के बदले में जो पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, कैश या मनी दिया जाता है, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो इनमें से सवाल पूछा जा रहा है, डैश इज अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। पहला ऑप्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरा ऑप्शन रिसीट्स, तीसरा ऑप्शन पेमेंट, चौथा ऑप्शन सेटलमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है हमारा, एज ऑन 31st March 2021 टोटल सैलरी पेड इज 1,50,000 इज एन इवेंट, ट्रांजेक्शन, बोथ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अगर आप टोटल सैलरी पेड कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन। जैसे हमारे क्वेश्चन 4 में वेजेस पे किया जा रहा था तो वो भी ट्रांजैक्शन ही था, ठीक है। हम ज्यादा प्रिसाइजली बताते हैं तो इट्स अ ट्रांजैक्शन, कहा जाए तो एक हिसाब से वो इवेंट भी है, लेकिन इवेंट में स्पेसिफिकली वो एक ट्रांजैक्शन है। तो ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।